हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, जब पॉलिसी लेते हुए कितना हमें सम एश्योर्ड बाय करना चाहिए। देखिए, जब भी हम पॉलिसी बाय करने हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपने यारों दोस्तों से बात करते हैं, उनसे राय लेते हैं कौन सी पॉलिसी अच्छी है। हम गूगल पे जाएंगे या किसी नज़दीक में किसी इंश्योरेंस एजेंट से बात करेंगे। उस या काफ़ी लोग आजकल टेक सेवी हैं, वो डायरेक्ट ऑनलाइन ही जाके वहाँ पे खुद R&D स्टार्ट कर लेते हैं। एक तरीका, आप डायरेक्ट कंपनियों से भी बात कर सकते हैं। चलिए, आपने एक प्रोसेस की 5-10 दिन लगाए और आपने कंपनी की प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया। ABC कंपनी का XYZ आपने प्रोडक्ट ले लिया। अब कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है हम उसके ऊपर नहीं जाते। आपने अपना नीड बेस्ड एनालिसिस किया होगा, उसके बाद ही आपको एक रिक्वायरमेंट आपकी निकल आई होगी कि नहीं, मेरी ज़रूरत है और ये प्रोडक्ट मेरे को बिल्कुल 100% सूट कर रहा है। अब सेकंड चीज़ आ जाती है पॉलिसी लेने के टाइम पे कि भाई मेरे को सम एश्योर्ड कितना लेना है, कवर कितना लेना चाहिए। जब भी हम अपना सम एश्योर्ड कवर ले रहे हैं तो उससे पहले ये बात आ जाती है कि क्या ये सम एश्योर्ड इस साल के हिसाब से मैं ले रहा हूँ या अगले 5, 10, 20, 25 साल के हिसाब से ले रहा हूँ, यू नो। तो इसका डिसीजन किस हिसाब से होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है डिसीजन मेकिंग में, आपकी एज क्या है। आपकी एज डिसाइड करती है कितना सम एश्योर्ड आज आपको लेना है, क्योंकि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब भी आप अपने एजेंट के साथ, अपने कंसल्टेंट से पॉलिसी को हर एक 2-3 साल में रिव्यू कराएंगे, हर एक 2-3 साल में बहुत सारे फैक्टर चेंज हो जाते हैं। हो सकता है आपका शहर चेंज हो जाए, हो सकता है आपकी जॉब की क्राइटेरिया चेंज हो जाए। आप पहले मार्केटिंग में थे, अब IT में आ गए हैं, IT में हैं, एडमिन में चले गए हैं, अलग अलग टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। तो एज जब आपकी यंग है तो इसका मतलब आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो पॉलिसी को रिव्यू करते रहिए, उसके हिसाब से सम एश्योर्ड आप अपने रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड चीज़ डिसाइड होती है कि आप कौन से शहर में रहते हैं। उसके लिए आप पुणे में रहते हैं और आपका किसी बीमारी का इलाज 7.5 लाख रुपए में हो रहा है। तो आप लगा के चलिए कि महंगाई की वजह से, शहरों में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसकी वजह से, मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से, वही इलाज आपका अगर मुंबई में कराएंगे तो 10 लाख होगा, और अगर नागपुर जैसे शहर में करा रहे हैं तो हो सकता है आपका 4 या 5 लाख रुपए में भी वो इलाज हो जाए। क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन हर एक टाइप के शहर की अलग अलग होती है, और ये डिपेंड करती है इन्फ्लेशन आपकी किस टाइप के हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनकी इन्फ्लेशन डिफरेंट होती है, उनकी फैसिलिटीज़ वेरी करती हैं। अगर आप B क्लास नॉर्मल से किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनकी इन्फ्लेशन डिफरेंट तरीके से होती है। तो ये जब आप अपने कंसल्टेंट से बात करते हैं तो उनके इस चीज़ का जायज़ा लीजिए, उसके हिसाब से आप उनको डिसाइड करिए, आप लोग मिलकर डिसाइड करिए कि भाई मेरे को ये सम एश्योर्ड लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि कौन सी टाइप की कंपनी है, क्या है जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। दोनों कंपनियों का काम करने का तरीका, बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग होता है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं, प्रीमियम बढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो अपने एजेंट से बात करिए कि भी नहीं, इस टाइप की कंपनी में प्रीमियम कैसे वेरी करते हैं, तो कौन सी मेरे लिए ज़्यादा बेटर हो सकती है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा कौन से शहर में और कितनी आपकी एज है। इन तीनों फैक्टर को मिला के आप फिर अपने सम एश्योर्ड को डिसाइड करिए। चौथा फैक्टर आ जाता है कि चौथा फैक्टर आ जाता है कि जिस कंपनी की आप पॉलिसी ले रहे हैं उसके अंदर क्या इन हाउस क्लेम सेटलमेंट है या TPA है, राइट। तो इन हाउस और TPA जो क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस होती है, इस कंपनी की कॉस्टिंग वेरी करती है। तो दोनों का प्रीमियम भी अलग होगा, और आने वाले टाइम में जैसे प्रीमियम बढ़ेंगे, क्योंकि ओवरहेड्स होते हैं, तनख्वाहें देनी होती हैं, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसके हिसाब से ये प्रीमियम आपके किसी कंपनी में स्लो बढ़ेंगे और किसी कंपनी में ज़्यादा बढ़ेंगे। पांचवा फैक्टर होता है कि जब आप किसी कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं तो ये चेक करिए कि उनका मॉडल क्या ज़्यादा ऑनलाइन के ऊपर जा रहे हैं या ज़्यादा उनके एजेंट्स हैं या ज़्यादा उनके ऑफिसेज खुले हुए हैं। जिस टाइप की कंपनी होएगी उसके हिसाब से उसका खर्चा ज़्यादा होगा। तो आपको पॉलिसी के अंदर जब एंटर कर रहे हैं तो सम एश्योर्ड कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये फैक्टर्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी जेब से पैसा कितना जा रहा है। कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करने जा रहे हैं, आप 2 BHK घर खरीदने जाते हैं तो आपको लगता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो चलिए बजट से ज़्यादा जाके 8-10 लाख रुपए ज़्यादा देके चलिए मैं 3 BHK ले लेता हूँ। आप एक गाड़ी छोटी खरीदने जाते हैं, लगता है फैमिली बड़ी होएगी तो उसके हिसाब से आप बड़ी कार खरीद लेते हैं। छोटा फ्रिज खरीदने जाते हैं तो लोग बड़ा फ्रिज खरीद के ले आते हैं कि चलिए डबल डोर आने वाले टाइम में अपने को ज़रूरत होगी, कि बच्चे होंगे आने वाले टाइम में, आना आना लगा रहेगा तो रिक्वायरमेंट हो सकती है। वेजिटेरियन फैमिली अलग तरीके से होती है, नॉन वेजिटेरियन अलग तरीके से होती है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कई बार अपने बजट के साथ ऊपर जाते हैं। लेकिन कभी भी आप पॉलिसी लेते हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो प्रीमियम होते हैं उसका चेक करिए कि कम से कम अगले 5-6 साल में प्रीमियम वेरी कितने हो रहे हैं।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि 46 की एज को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है, उसके बाद रिस्क बहुत बढ़ता है और कंपनी अपने प्रीमियम को बहुत ज़्यादा रिवाइज कर देती है। आपकी एज 44-45 के आसपास है, आप ऑनलाइन गए किसी कंपनी के, आपने चेक किया, किसी एजेंट से बात की और आपने एक पॉलिसी 20,000 रुपये में 10 लाख की पॉलिसी बाय कर ली। आपने जब ये पॉलिसी बाय कर ली है, इसके बाद क्या हो रहा है, 46 की एज में ये 20,000 रुपये की पॉलिसी 29,000 रुपये की होगी। तो इट कम एज अ शॉक टू यू। तो इंश्योरेंस कंपनी में बात करते हैं तो कई बार एजेंट वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, जो भी आपको पर्सन गाइड कर रहे हैं उनका अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो आपको पहले ही बता देंगे कि आपका अगले साल प्रीमियम बढ़ने वाला है। तो वो आप डिसाइड करेंगे, आपका हक बनता है, इट शुड बी फेयर प्रैक्टिस। आपको इन्फॉर्मेशन मिले ट्रांसपेरेंसी से कि मेरा प्रीमियम 46 पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपको पता हो, अपना बजट वैसा लेके चले या किसी और टाइप की पॉलिसी ले लें। लेकिन जब कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि 46 में 30-40-50% प्रीमियम बढ़ जाता है तो वो पॉलिसी बाय कर बैठता है। पॉलिसी आपने बाय कर ली, कंपनी तो बोलेगी अगले साल की मैंने तो इंटरनेट के ऊपर सारी जगह अपना प्रीमियम बताया हुआ है, तो मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। तो प्रॉब्लम आती है कि जिस पर्सन से आप पॉलिसी बाय करो, क्या उसने आपको सही बताया? क्योंकि अगर आपका प्रीमियम इमीडिएटली बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है तो वो आपको सम एश्योर्ड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो उसके हिसाब से आप अपने सम एश्योर्ड को डिसाइड करते हो, राइट। एश्योर्ड ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आपने कुछ पैसा दिया जिसको प्रीमियम बोलते हैं, और कुछ कंपनी से आपको पैसा मिलेगा अगर क्लेम आता है जिसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। तो सम एश्योर्ड और पैसे का जो ये लेन देन है, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग प्रीमियम को लेके चलते हैं, प्रीमियम से ही आप सम एश्योर्ड बाय करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर को यहाँ पे इंक्लूड करिए कि क्या आप हेल्दी हैं भी या नहीं हैं। पॉलिसी का सम एश्योर्ड कई बार हम लोग प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है, और कई बार उससे भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, वो हो जाता है हमारी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हमें चाहे अच्छा लगे ना लगे, चाहे महंगी पॉलिसी हो, जो कुछ भी, अपने को हायर कवर लेना ही पड़ेगा। तो आपको अपनी कैटेगरी को, आपको अपनी नीड बेस्ड एनालिसिस में इस चीज़ को मेंशन करना है कि क्या मैं बहुत फिट हूँ, क्या मैं फिट नहीं हूँ, या मेरे को ऑलरेडी कोई बीमारी है। इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में अगर आप जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी नीड डिसाइड होएगी। आपके ऊपर कितना रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, हेरिडिटरी इशू है या नहीं है, आप किस टाइप की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, क्या आपका नेचर ऐसा है कि किसी भी तरीके से स्ट्रेस से आपकी बॉडी के अंदर आपको कुछ महसूस होता है कि नहीं मेरी बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है, या मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। कई लोगों को बहुत जल्दी पसीने आते हैं स्ट्रेस की आने की वजह से, कईयों को खाना वाना चिंता इतनी होती है कि वो उनका खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको अपने नेचर को ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये मत देखिए कौन कौन सी कंपनियां क्या हैं, ये फोकस करिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप हेल्दी हैं या नहीं हैं, आपके इन लॉज में हेल्थ का इशू कैसे है, कोई हेरिडिटरी इशू तो नहीं है। नेचुरली दोनों फैमिली से जिस टाइप के जेनेटिकल इश्यूज आएंगे, हेल्दी हैं अनहेल्दी, उसके हिसाब से नेक्स्ट फैमिली के ऊपर डिसाइड हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। फैक्टर्स क्या हैं, किसी तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, पुरानी कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका फिटनेस का लाइफस्टाइल कैसा है, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। हेल्थ इंश्योरेंस में 99% हेल्थ ही है, इंश्योरेंस तो एक 1% का काम है, क्योंकि पॉलिसी लेने के बाद भी हमारा मकसद ये है कि हमने क्लेम नहीं लेना है, दैट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, कि अपने को क्लेम नहीं लेना है। तो उसके इम्पॉर्टेंट तो जज करिए कि जब आप किसी पर्सन से पॉलिसी बाय कर रहे हैं, क्या वो आपकी हेल्थ के ऊपर डिस्कशन कर रहा है, हेल्थ के ऊपर तवज्जो दे रहा है, वो क्या वो जानने की कोशिश कर रहा है आपकी ज़रूरत क्या है, इतना उस पर्सन में गट्स होना चाहिए। अगर उसकी कंपनी में वो आपके लिए सूटेबल प्रोडक्ट नहीं, वो मना कर दे, नहीं सर हमारा प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहा, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स फील्ड हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपका हेल्थ होता है, उसके बाद आपका प्रीमियम होता है, फिर किस शहर में रहते हैं, फिर आपका नेचर कैसा है, फिर आपको किस टाइप की पॉलिसी, आप किस टाइप की कंपनी से पॉलिसी बाय कर रहे हैं। ये सारे मल्टीपल फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको सम एश्योर्ड कितना लेना है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि ये आप जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल ही आपके हिसाब से आपको प्रैक्टिकली गाइड करके बता सकता है कि आपको कवर कितना लेना चाहिए। देखिए इसके इम्पॉर्टेंट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, तो कई बार पुराने डॉक्टर होते थे, वैद्य होते थे, आचार्य होते थे, वो देख के बता देते बेटे कल का आपने क्या खाया था, वो नाड़ी परीक्षा से ही बता देते हैं। आजकल ट्रेंड हो जाता है कि आप CT स्कैन कराओ, MRI कराओ, 50 तरह के टेस्ट करा के फिर वो निकाल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है डॉक्टर का कि उसने आपको बताया ये सारे टेस्ट किए। हो सकता है हर एक केस में नहीं, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि नहीं भी ज़रूरत होती तब भी टेस्ट किया है।
मेरा ऐसा मानना है कि भी सबसे अच्छा डॉक्टर तो वही है कि जो बिना टेस्ट के आपको आपकी चाल से देख के बता दे। आपके उसका तजुर्बा इतना होना चाहिए कि भी आपको जज कर सके कि नहीं, इस वजह की आपकी प्रॉब्लम है, इन चीज़ों का ध्यान रखें, खाने पीने का भी ध्यान करिए, अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज करिए और ये दवाइयाँ खाइए। तो इस तरीके से एक हॉलिस्टिक जो अप्रोच आती है तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो पाती है। यही रोल एक इंश्योरेंस एडवाइज़र का है। आपका जिससे भी पॉलिसी बाय कर रहे हैं उनके साथ आप ये सारे फैक्टर को डिस्कस करिए, प्रोब करिए, उसके बाद जाके आप एक सामयिक के ऊपर पहुंच पाएंगे। देखिए, एक चीज़ को ध्यान रखिए, हमारी पॉलिसी के अंदर जो क्लेम आते हैं वो हेल्थ के इशू की वजह से आते हैं। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, इस चीज़ पे ध्यान देना कि आपकी हेल्थ हमेशा इम्प्रूव होनी चाहिए, हर एक साल इम्प्रूव होनी चाहिए। अगर डिग्रेड हो रही है तो आपको सामयिक को उस हिसाब से रिवाइज करना है। अच्छा, जो भी प्लानर है, कंसल्टेंट है, उनसे इस लेवल के ऊपर बात करिए कि चाहे आपको बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, आपको लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है, आपकी हेल्थ कैसे इंप्रूव होएगी। असली मज़ा ये है कि आपने 20, 25, 30 साल पैसा दिया और आपका क्लेम नहीं आया। दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ पॉलिसी, हेल्थ इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हेल्थ के बारे में एक हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी हेल्थ है वो बेसिकली 4 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज योर फिजिकल स्ट्रेंथ, सेकंड इज योर फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, थर्ड इज़ योर मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल टफनेस के ऊपर, और चौथी आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो हम इस के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके अंदर हम ये चारों फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। हमने कोशिश ये करनी है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे लेके आना है, और उसको अगर हम फिट रखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कवर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेल्थ को बचा पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सम एश्योर्ड भी नहीं चाहिए, तो आपका जो आउटगो जा रहा है यानी आपका कैश फ्लो है जो वो भी मिनिमम जाएगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस हिसाब से आपको सम एश्योर्ड भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच लीजिए। ऐसा ही नहीं है कि पॉलिसी ली तो चैप्टर क्लोज हो गया, उसके बाद टारगेट ये लेके चाहिए हेल्दी रहना है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली 20-25 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर विल डिस्कस अबाउट हेल्थ। तो उसके लिए आपकी तरफ से कोई भी सजेशन होगी तो काइंडली आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7015143936। उसके ऊपर आप व्हाट्सअप करिए, विल टेक दोज कंसिडरेशन। आपकी कोई भी सजेशन होगी उसको इनकॉर्पोरेट करके आई विल गिव यू वीडियो वेरी शॉर्टली एंड वी विल डिस्कस अबाउट कि भी हमने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना है। तब तक आप जद्दोजहद करके तो या किसी से राय लेके अपनी सम एश्योर्ड को फिक्स करिए और उसको आने वाले टाइम में रिव्यू भी करते रहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है उसको भी आप रिव्यू करके अपने सम एश्योर्ड को रिवाइज कराते रहिए टाइम टू टाइम। सम एश्योर्ड लेने के कई तरीके होते हैं। आप टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं, आप ज़्यादा बोनस वाली पॉलिसी ले सकते हैं, आप शुरू में ज़्यादा कवर ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों के अंदर जो पैसे का एलिमेंट है यानी जो आपका प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो अपने एजेंट के साथ बैठिए, अच्छे से बात करिए और उनसे राय लीजिए। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर किसी भी तरीके की आपको सजेशन चाहिए, सजेशन मीन्स अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो यू कैन कंटैक्ट अवर टीम। व्हाट्सअप नंबर हमारा मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे कंटैक्ट करिए। हमारी टीम विल गाइड यू हाउ टू गो और फॉर पेड कंसल्टेशन। इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी वैल्यू एडिशन लगी तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सोशल मीडिया पे बताइए फ्रेंड्स को। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।